जय हिंद। हमने अपनी फर्स्ट क्लास में देखा कि एमपीपीएससी में मैथमेटिक्स को क्यों इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ देखा कि मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक को एमपीपीएससी में इंक्लूड किया गया है। उन सभी टॉपिक्स में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो था संख्याएं एवं उसके प्रकार। तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि संख्याएं उसके प्रकार क्या हैं। ठीक है, पर इससे पहले मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि संख्याएं क्या होती हैं। इसको पूछने का कारण ये है कि एमपीपीएससी एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जैसे कि लाभ क्या है, हानि क्या है, माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है। तो वो पूछ सकता है कि संख्याएं क्या है और 3 नंबर में आपको परिभाषित करना होगा। अब संख्याओं को परिभाषित करने में एक दुविधा पैदा हो जाती है। दुविधा ये होती है कि संख्या एक ऐसा शब्द है जो स्वयं दूसरे को परिभाषित करता है। संख्याओं को कैसे परिभाषित करें, ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। खासकर पेपर देते समय, एग्जाम देते समय अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ध्यान दीजिए इस इमेज में आपको दिख रहा है कि लेफ्ट में छड़ का कुछ समूह दिख रहा है और राइट साइड में भी छड़ का कुछ समूह दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा समूह बड़ा है कौन सा समूह छोटा है, तो आप एग्जैक्टली ये वाला साइन बना के कह देते हो कि सर राइट वाला समूह बड़ा है और लेफ्ट वाला समूह छोटा है। ये आप कैसे कह पा रहे हो कि राइट वाला समूह बड़ा है और लेफ्ट वाला समूह छोटा है? ये कह पा रहे हो क्योंकि लेफ्ट साइड में 2 छड़ हैं और राइट साइड में 3 छड़। लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में 3 छड़, यानी कि राइट वाला समूह बड़ा होगा। अब इसको अगर मैं कहूं कि थोड़ा सा डिफाइन करके बताओ या लिख के दिखाओ, तो तुम कह दोगे कि ये रहा सर, लेफ्ट साइड में चूंकि 2 और राइट साइड में 3 छड़ है, चूंकि बड़ा 3 होता है 2 से, इसलिए राइट साइड का समूह ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है ना? पर ये डिफाइन जो आप कर पा रहे हो वो किसके माध्यम से कर पा रहे हो? वो संख्याओं के माध्यम से ही तो कर पा रहे हो। 2 एक नंबर है यानी संख्या है, 3 एक नंबर है यानी 3 भी एक संख्या है। तो संख्याओं के माध्यम से आप क्या कर पा रहे हो? छड़ों का मात्रात्मक निरूपण कर पा रहे हो। अर्थात संख्याएं वह साधन है जो किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का मात्रात्मक निरूपण करने में सहायक होती है। ठीक है, ये संख्याओं की परिभाषा हो गई। अब ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी में क्या परिभाषा दी हुई है। संख्याएं प्रत्यक्ष वस्तुओं को गिनने में सहायक हैं। संख्याओं के आधार से हमें पता चलता है कि कौन सा संग्रह बड़ा और कौन सा संग्रह छोटा है। संख्याओं के बिना गणित की अवधारणा असंभव है। आप संख्याओं को कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि अगर संख्याओं को यूज नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स को कभी आप हल नहीं कर पाएंगे, या मैथमेटिक्स में संख्या के बिना उसकी अवधारणा या उसके बारे में बात करना ही बिल्कुल असंभव हो जाता है। यानी कि जब आपको गणित पढ़ना है यानी संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। और संख्याएं क्या है? संख्याएं वस्तुओं का मात्रात्मक निरूपण करने का एक माध्यम मात्र है। ठीक है, अब हम संख्याओं के प्रकार में पढ़ते हैं। पहला टाइप है हमारा प्राकृत संख्या। पहला टाइप हमारा क्या है? प्राकृत संख्या। इसके अलावा पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। इन सभी संख्याओं को हम स्टडी करेंगे बारी बारी से, जिनमें से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्याओं को। और प्राकृत संख्याओं को समझने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं, बचपन की स्टोरी। ठीक है ना? जैसे जब आप छोटे बच्चे होते हो तो आपके पेरेंट्स आपको काउंटिंग सिखाते हैं। हिंदी मीडियम के अगर स्टूडेंट हो तो आपको गिनती सिखाएंगे। जैसे हम जब छोटे बच्चे थे हमको सिखाया गया इक्के एक, दुक्के दो, तिक्के तीन, चौके चार। हमें साथ में 1 2 3 4 भी सिखाया गया। पर ये काउंटिंग का मेथड था, ये गिनती का मेथड था और यहीं से हमारी शुरुआत होती है गिनती सीखने की। तो जब हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर ने हमको गिनती गिनना सिखाया तो हमने शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस फॉर्मेट में। इंग्लिश मीडियम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस फॉर्मेट में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है ना? तो गिनने का जो तरीका है वो 1 से शुरू होता है। अब मान लीजिए कि आप जो छोटे बच्चे हैं, वो ये बच्चा ये रहा इमेज में जो बना हुआ है। आपके घर आपके रिलेटिव आ गए, तो रिलेटिव आपसे क्या कहते हैं? रिलेटिव आपकी तार्किक योग्यता को चेक करते हैं कि इसके माँ बाप ने इसको कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया। ये अगर स्कूल जा रहा है या जा रही है तो इसको क्या टीचिंग की तालीम दी जा रही है या क्या इसको पढ़ाया जा रहा है, क्या क्वालिटी डेवलपमेंट हो रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन रिलेटिव चेक करने के लिए आपसे गिनती पूछते हैं। अगर वो मैथमेटिक्स में सवाल करेंगे तो आपसे काउंटिंग पक्का पूछेंगे। और जब वो काउंटिंग पूछना स्टार्ट करते हैं और अगर आपको आती है तो आप सुनाते हो 1 2 3 4 5 6। हिंदी मीडियम में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शुरुआत आपकी गिनती की या काउंटिंग की कहां से हो रही है? 1 से हो रही है। तो काउंटिंग शुरू हुई आपकी 1 से, पर जाती कहां तक है ये? अगर हम इसके जाने की बात करें तो ये वंस टेंस यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदुम, 10 पदुम, शंख, 10 शंख,
अरब बीच में आता है, शंख 10 शंख, नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख, महाशंख, अनंत तक जाती जाती है। संख्याओं का कोई अंत नहीं है, उसके बाद भी ये संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है ना। तो संख्याओं का अंत नहीं मिलता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं की संख्या क्या है, इनफाइनाइट, यानी कि अनप्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन ये शुरू कहां से हो रही हैं, ये 1 2 3 4 से, ठीक है ना। इसको प्राकृत क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप छोटे बच्चे थे और आपको तभी से पढ़ाया गया, तो ये संख्याएं आपकी प्रकृति में बस चुकी हैं। अगर आज भी आपसे रैंडमली कोई सवाल पूछ ले कि बेटा गिनती सुनाओ, तो आप यहीं से सुनाना स्टार्ट करेंगे कि गिनती सर स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के रूप में। अर्थात प्राकृत संख्याएं क्या है, वह संख्याएं जो आपकी प्रकृति में बस चुकी हैं, यानी आपके नेचर में बस चुकी हैं, उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है प्राकृत संख्याओं की, सामान्य रूप से, प्राकृत रूप से या सामान्य रूप से हम गणना 1 से आरंभ करते हैं, इसमें से एक संख्या आरंभ होकर संख्याएं 2 3 4 5 6 के रूप में या इत्यादि रूप में आगे बढ़ती जाती हैं। संख्याओं का यह समुच्चय क्या कहलाता है, प्राकृत संख्याएं। वो संख्याएं जो आपकी प्रकृति में बस चुकी हैं, यानी आपके नेचर में बस चुकी हैं, आपके बिहेवियर में आ चुकी हैं, वही संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। अब प्राकृत संख्याओं के गुणों पर ध्यान देते हैं। पहला गुण है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या की परवर्ती संख्या होती है और एक के अलावा प्रत्येक प्राकृत संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है, ठीक है ना। तो प्राकृत संख्याओं में प्रत्येक प्राकृत संख्या की परवर्ती और एक के अलावा प्रत्येक प्राकृत संख्या की पूर्ववर्ती होती है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी परवर्ती और पूर्ववर्ती का है। परवर्ती का अर्थ होता है जस्ट बाद, ठीक है, और पूर्ववर्ती का अर्थ होता है जस्ट पहले। अर्थात कोई भी प्राकृत संख्या आप दुनिया में ले लीजिए, हमेशा उसके जस्ट बाद कोई ना कोई संख्या हमेशा होगी। अर्थात प्रत्येक प्राकृत संख्या की हमेशा एक परवर्ती होती है। एज एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमारी पहली प्राकृत संख्या है 17, तो 17 के बाद कोई संख्या है क्या, बिल्कुल 18। अर्थात आप कह सकते हैं कि हर प्राकृत संख्या की एक परवर्ती है। अगर हम पूर्ववर्ती के संदर्भ में देखें, तो आप कोई भी प्राकृत संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 23 ले लेते हैं, तो इसके पहले क्या है, 22 है। यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या की पूर्ववर्ती भी है, परवर्ती तो है ही, पूर्ववर्ती भी है, लेकिन एक की कोई पूर्ववर्ती नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एक के अलावा, यही चीज प्रॉपर्टी में लिखी हुई है। अब देखिए, ये रहा हमारा 1, और 1 के पहले कोई भी संख्या प्राकृत संख्या नहीं, यानी एक के पूर्ववर्ती कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होगी, इसके अलावा हमेशा प्राकृत संख्याएं होंगी। जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी प्राकृत संख्याओं की, या सेकंड विशेषता है, या सेकंड गुण है, वो क्या कहता है कि प्राकृत संख्याओं की संख्या क्या है, वो संख्या अनगिनत है। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि प्राकृत संख्याएं शुरू तो 1 से होती हैं, पर बढ़ती चली जाती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 के रूप में, बहुत आगे तक इनफाइनाइट तक जाती हैं। यानी प्राकृत संख्याओं की संख्या क्या होगी, अनगिनत, यानी कि इनफाइनाइट। तो ये हमारी हो गई मैथमेटिक्स की सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी के संदर्भ में, ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि प्राकृत संख्याएं योग और गुणन के प्रति समृद्ध होती हैं। ध्यान दीजिएगा, योग और गुणन के प्रति समृद्ध, इसे भी एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। समृद्धता होती क्या है, समृद्धता का अर्थ यह है कि अगर आप कोई भी दो प्राकृत संख्याओं का योग करते हैं, कोई भी दो प्राकृत संख्याओं का, तो मिलने वाली संख्या भी अगर एक प्राकृत हो, एज एग्जांपल मान लेते हैं, आप ले लीजिए दो प्राकृत संख्याएं, एक 4 हो गई, एक 6 हो गई, तो इसका योग क्या होगा, 10 होगा। क्या ये प्राकृत संख्या है, बिल्कुल। क्या ये प्राकृत संख्या है, बिल्कुल। तो 10 भी एक प्राकृत संख्या होगी, बिल्कुल। अर्थात जब भी आप कभी भी दो प्राकृत संख्याओं का योग करते हैं, यानी जोड़ के उनको इकट्ठा करते हैं, तो जो वैल्यू प्राप्त हो, अगर वो भी प्राकृत हो, तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं योग के प्रति समृद्ध हैं। यह नियम हर स्थिति में लागू होता है, चाहे आप कोई भी दो प्राकृत संख्याएं ले लें। ऐसे ही गुणन के संदर्भ में सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 4 गुणे 6, 4 संख्या होता है 24, यानी कि 4 प्राकृत संख्या, 6 प्राकृत संख्या, 24 प्राकृत संख्या, यानी गुणन के प्रति भी प्राकृत संख्याएं समृद्ध हैं। पर चेक करते हैं क्या व्यवकलन यानी घटाने के प्रति हैं, आइए टेस्ट करते हैं। तो घटाने के प्रति हम सेम एग्जांपल लेते हैं, 4 - 6, वैल्यू कितनी आती है, -2। -2 एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि -2 एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि घटाने के प्रति प्राकृत संख्याएं समृद्धता नहीं दर्शाती हैं, क्योंकि आने वाली संख्या जो या प्राप्त परिणाम जो है वो प्राकृत नहीं है। अगर हम भाग के संदर्भ में देखें, सेम एग्जांपल ले लीजिए, 4/6 अगर आप हल करते हैं तो वैल्यू हो जाती है 2/3। 2/3 भी एक प्राकृत संख्या नहीं है। अर्थात जब आपने 4/6 को भाग दिया या 4 का 6 से भाग दिया, तो वैल्यू आपको एक प्राकृत नहीं प्राप्त हुई। यानी प्राकृत संख्याएं योग
और गुणन, सॉरी, योग और गुणन में तो समृद्ध है पर व्यवकलन और भाग में समृद्ध नहीं है। समझ में आ गई समृद्धता क्या होती है। समृद्धता का गुण हो गया तो अगली प्रॉपर्टी जो आती है वो प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए 0 योग्य तत्समक और 1 गुणन तत्समक होता है। तत्समक शब्द का मतलब समझिएगा, तत्सम, उसी के जस्ट समान, ठीक है ना। अब योज्य तत्समक और गुणन तत्समक का मतलब क्या है, एग्जैक्टली एग्जांपल से देखते हैं। योज्य तत्समक का मतलब यह है कि किसी भी प्राकृत संख्या में अगर आप 0 ऐड करते हैं तो वही स्वरूप की संख्या आपको प्राप्त हो जाती है। एज एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए आप 16 में 0 ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको एग्जैक्टली सेम संख्या मिलेगी 16। क्या इसका स्वरूप परिवर्तित हुआ? नहीं, तत्सम यानी उसी के समान संख्या मिल गई। तो 0 को आप क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याओं का योज्य तत्समक कहते हैं। गुणन तत्समक में देख लेते हैं, जब 16 का 1 से गुणा करते हैं तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाती है, वो भी 16 मिल जाती है। क्योंकि यहां भी स्वरूप में परिवर्तन नहीं हुआ तो आप कह सकते हैं कि एक क्या है, गुणन तत्समक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं ये सभी प्रॉपर्टीज को या इसी टाइप की प्रॉपर्टीज को हम हर संख्याओं के टाइप में देखेंगे या हर संख्याओं के प्रकार में देखेंगे, जैसे कि पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याएं। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है या इतना समझ के रखना है कि वास्तविकता में योज्य तत्समक और गुणन तत्समक क्या होता है, ठीक है ना। हर प्रॉपर्टीज को समझना है, जैसे समृद्धता मैंने समझाई वो भी ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है ना। योज्य तत्समक मैंने समझाया, गुणन तत्समक मैंने समझाया, वो भी ध्यान होना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट हम आगे भी पढ़ेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि प्राकृत संख्या के लिए योज्य तत्समक और गुणन तत्समक 0 और 1 क्यों है, ठीक है ना। इसके साथ में अगली प्रॉपर्टी है क्रम विनिमेयता। इसको भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये भी आगे काम आने वाली है। क्रम विनिमेयता का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल फिर देखते हैं। क्रम विनिमेयता इस शाब्दिक का अर्थ यह है कि अगर आप क्रम परिवर्तन करें, मतलब कि ए को बी की जगह और बी को ए की जगह ला के रख दें, ठीक है ना, क्रम परिवर्तन करें और परिणाम में परिवर्तन ना आए तो हम कहते हैं कि क्रम विनिमेयता दर्शा रही है। पर क्रम विनिमेयता किसमें दर्शाती है, ये केवल योग और गुणन में। एज एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर योग के संदर्भ में हम देखते हैं तो योग के संदर्भ में मान लीजिए ए कोई संख्या को ले लीजिए, ए को ले लेते हैं हम 3 ले लेते हैं, बी को ले लेते हैं हम 6। अगर हम 3 + 6 करें या 6 + 3 करें, हमने क्या किया, क्रम परिवर्तन किया। पहले 3 + 6 लिया, फिर 6 + 3 लिया, वैल्यू कितनी आ गई, 6 3 9। हाँ, वैल्यू कितनी आ गई, 9। परिणाम परिवर्तन हुआ क्या, नहीं। क्योंकि परिणाम परिवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं योग के प्रति क्रम विनिमेयता दर्शाती हैं। गुणन के संदर्भ में देखें तो सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 3 और 6, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 3 × 6 बराबर 6 × 3 क्या आ रहा है, 3 18 होता है और 6 भी 18 होता है। क्या वैल्यू परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। यानी मात्रा का या परिणाम का परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर हम क्रम परिवर्तन करते हैं तो हम कहते हैं कि वहां पे क्रम विनिमेयता का नियम लागू होता है। पर चलिए घटाने के संदर्भ में देख लेते हैं ना, यहीं पे हम थोड़ा सा घटाने के संदर्भ में देख लेते हैं। मान लीजिए 6 - 3 करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 3। लेकिन अगर 3 - 6 करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, -3। क्या वैल्यू सेम आई, नहीं आई। क्योंकि वैल्यू सेम नहीं आई अर्थात व्यवकलन जो है क्रम विनिमेयता नहीं दर्शाता। भाग के संदर्भ में देखें तो 6/3 आता है 2, लेकिन 3/6 आता है 1/2, तो ये भी क्रम विनिमेयता नहीं दर्शाता। यानी व्यवकलन और भाग क्रम विनिमेयता नहीं दर्शाते, व्यवकलन और भाग समृद्धता भी नहीं दर्शा रहे हैं यहाँ पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं योग और गुणन के प्रति क्या है, क्रम विनिमेयता दर्शाती हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है कि प्राकृत संख्याएं योग और गुणन के लिए साहचर्यता दर्शाती हैं। साहचर्यता का मतलब होता है साथ, क्रम विनिमेयता का क्रम परिवर्तन, साहचर्य का मतलब है साथ। अब साहचर्यता का वास्तविकता में मतलब क्या है, इस एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम साथ परिवर्तन कर दें लेकिन परिणाम में परिवर्तन ना हो तो वहां पे साहचर्यता होती है। एज एग्जांपल की बात करें, ए को ले लेते हैं 2, बी को ले लेते हैं 3, सी को ले लेते हैं 4, सभी प्राकृत संख्याएं हैं। यहाँ पे भी ए को ले लेते हैं 2, 3 और 4, हल करते हैं तो अगर आप 2 + 3 कोष्टक में +4 करते हैं या 2 + कोष्टक में 3 + 4 हल करते हैं तो वैल्यू आपको यहाँ पे भी 4 3 7 2 9 मिलेगी और यहाँ पे भी 9 मिलेगी। क्या परिणाम परिवर्तन हुआ, नहीं। पर साथ आपने परिवर्तन किया, बिल्कुल। तो अगर साथ परिवर्तन करने से परिणाम परिवर्तन ना हो तो हम कहते हैं कि साहचर्यता का नियम लागू हो रहा है। अगर गुणन के संदर्भ में देखें तो 2 × 3 × 4 और यहाँ पे 2 × 3 × 4, वैल्यू कितनी आ रही है, अगर हम देखते हैं 4 × 12 = 24, यहाँ पे भी आता है, राइट साइड में भी 24 आता है।
यानी कि वैल्यू आपको 24 हमेशा मिल रही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। साथ भले आपने पहले ए बी को लिया, दूसरे साइड बी सी को लिया, लेकिन मात्रात्मक जो वैल्यू मिल रही है, परिणाम जो आपको मिल रहा है वो सेम है, तो आप कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं योग और गुणन में साहचर्यता दर्शाती हैं। अगली प्रॉपर्टी है क्या हमारे पास? नहीं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। आइए ध्यान देते हैं कैसे करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याओं की शुरुआत कहां से हो रही है, प्राकृत संख्याओं की शुरुआत होती है एग्जैक्टली 1 से, ठीक है ना। तो 1 से हम शुरू करने के बाद संख्याओं को इसी फॉर्मेट में 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट तक ले जाते हैं, ठीक है ना। ये जो निरूपण हो रहा है एक किरण आरेख से हो रहा है। किससे हो रहा है? एक किरण आरेख से। किरण शुरुआत तक जगह से होती है पर उसका अंत नहीं मिलता है। एग्जैक्टली प्राकृत संख्याएं भी इसी तरह है, शुरू तो 1 से होती है पर उसका अंत नहीं मिल रहा है। क्योंकि उनका अंत नहीं मिल रहा है इसलिए हम कहते हैं कि संख्या रेखा पे जो निरूपण है वो एक किरण के माध्यम से करेंगे और 1 से स्टार्ट होगी और इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। यहां पे हमारा कंप्लीट हो जाता है प्राकृत संख्याएं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या? पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं पढ़ते हैं। पूर्ण संख्याएं होती क्या है, ध्यान से देखिएगा। पूर्ण संख्याओं की परिभाषा को समझते हैं। जीरो सहित सभी प्राकृत संख्याएं, जीरो सहित सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। अर्थात अगर सभी प्राकृत संख्याओं में आप जीरो को ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस इमेज से आप और अच्छे से समझेंगे। ये सभी की सभी प्राकृत संख्याएं आपको प्रोवाइड की गई हैं। इन प्राकृत संख्याओं में जीरो को एक तीर के माध्यम से मैंने इंक्लूड किया। मान लीजिए इस समूह में जीरो को भी हमने डाल दिया, तो जो प्राप्त होने वाला परिणाम समूह होगा वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो गिनती कहां से स्टार्ट होगी? अब जीरो से स्टार्ट होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के फॉर्मेट में इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होता है? जीरो सहित सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होल नंबर कहलाता है। समझ में आ गया? समुच्चय यानी समूह होता है, समुच्चय शब्द से परेशान मत होइएगा। तो जीरो को अगर प्राकृत संख्याओं के साथ मिला दें तो बनने वाला संख्याओं का जो समूह होगा वो क्या होगा? वो पूर्ण संख्याएं होंगी। समझ में आ गया? पूर्ण संख्याएं। अब आगे पढ़ते हैं पूर्ण संख्याओं की प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या की परवर्ती संख्या होती है तथा जीरो के अलावा प्रत्येक पूर्ण संख्या की पूर्ववर्ती होती है। एग्जैक्टली जैसे हमने प्राकृत में पढ़ा था। ध्यान देते हैं, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पूर्ण संख्या शुरू कहां से होती है? जीरो से शुरू होती है। ये चीज हमने पहले ही देख लिया कि पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से हो रही थी? जीरो से शुरू हो रही थी, ठीक है ना। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या की हमेशा एक परवर्ती होती है। एग्जाम्पल मान लीजिए जीरो ही ले लीजिए, तो इसकी परवर्ती 1 है। लेकिन जीरो के अलावा प्रत्येक जीरो के अलावा प्रत्येक पूर्ण संख्या की हमेशा पूर्ववर्ती भी होगी। जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं 12, इसके पहले क्या है? 11 है। कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, हमेशा उसकी पूर्ववर्ती होगी, जीरो को बस छोड़ के, क्योंकि जीरो से तो शुरू ही हो रही है ना। अब अगर ये बताइए कि अगर प्राकृत संख्याओं की संख्या अनंत है तो पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी होगी? वो भी अनंत होगी, क्योंकि पहले ही वो इनफाइनाइट थे, जीरो और इंक्लूड हो गया, तो इनफाइनाइट थी तो अभी भी इनफाइनाइट ही रहेंगे ना। तो पूर्ण संख्याओं की संख्या भी इनफाइनाइट है, यानी हम ये सेकेंड प्रॉपर्टी को भी देख पाते हैं और समझ पाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी योग और गुणन पे समृद्धता को दर्शाती है। कहने का मतलब ये कि जब आप दो पूर्ण संख्याओं का योग करेंगे तो मिलने वाली संख्या हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। जब आप दो पूर्ण संख्याओं का गुणन करेंगे तो मिलने वाली एक संख्या हमेशा पूर्ण संख्या होगी। एज एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लीजिए ले लीजिए 4 + 8, तो वैल्यू कितनी आ रही है? 12। 4 आपकी क्या है? पूर्ण संख्या है। 8 आपकी पूर्ण संख्या है। 12 आपकी पूर्ण संख्या है। तो आप कह सकते हैं कि योग के संदर्भ में पूर्ण संख्याएं समृद्धता दर्शाती हैं। गुणन के संदर्भ में देखें तो 4 यहाँ पे साइन आपका सॉरी गुणे का है, 4 × 6 को देखते हैं तो 4 × 6 = 24। तो गुणन के संदर्भ में क्या है? समृद्धता दर्शा रही है, क्योंकि वैल्यू आपको यहाँ पे भी क्या मिल रही है? परिणाम में क्या मिल रही है? गुणन में भी एक पूर्ण संख्या ही मिल रही है। पर क्या व्यवकलन में दर्शाती है? आइए चेक कर लेते हैं। 4 - 8 करते हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है? -4। क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या नहीं है तो व्यवकलन के लिए पूर्ण संख्याएं समृद्ध नहीं है। ऐसे ही भाग के लिए आप चेक कर लेंगे, जैसे 4/8 करते हैं तो वैल्यू आपकी आ जाती है 1/2। ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो 1/2 भी एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। अर्थात ना व्यवकलन के लिए ना भाग के लिए पूर्ण संख्याएं दोनों के लिए समृद्धता नहीं दर्शाती हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? एग्जैक्टली योज्य तत्समक और गुणन तत्समक, जो हमने प्राकृत संख्याओं में बात की थी। तो अगर कोई भी प्राकृत संख्या लें उसका योज्य तत्समक 0 था, सेम वे में कोई भी पूर्ण संख्या लें, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं
13, और जब हम हल करते हैं तो वैल्यू 13 ही मिलती है। क्या है इसका स्वरूप परिवर्तित हुआ? नहीं। यानी कि 0 क्या है? किसी भी पूर्ण संख्या के लिए योजित तत्समक होता है। गुणन तत्समक के संदर्भ में देखें तो जैसे हम 24 इंटू 1 करते हैं तो वैल्यू 24 मिलती है। इसका भी स्वरूप परिवर्तन नहीं हुआ, तो आप कह सकते हैं कि चूंकि स्वरूप परिवर्तन नहीं हुआ, तत्सम हमें वैल्यू मिल रही है, अर्थात गुणन तत्समक पूर्ण संख्याओं के लिए भी 1 होगा। और ये हर किसी संख्या के लिए 0 और 1 ही होते हैं। ये प्रॉपर्टी हर किसी संख्या के लिए सही है, मात्र इसके लिए नहीं। पर इसको हम समझते क्यों है या लिखते क्यों है? क्योंकि हर संख्या की प्रॉपर्टी हमें अगर पेपर में पूछ ली तो हमें 5 प्रॉपर्टीज तो मिनिमम लिखनी पड़ेंगी, और इसलिए आपको ये एक प्रॉपर्टी के रूप में हमेशा याद रहे, ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी क्या है? क्रम विनिमेयता। हमने प्राकृत संख्या में क्रम विनिमेयता क्या पढ़ा था? क्रम परिवर्तन मगर मान परिवर्तन नहीं। एग्जैक्टली यही था ना। तो मान लीजिए कि हम देख लेते हैं, दो संख्याएं ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 0, दूसरी ले लेते हैं 6। तो जब हम 0 + 6 करते हैं या जब हम 6 + 0 करते हैं, वैल्यू हमेशा 6 ही आती है। क्रम परिवर्तन हुआ पर मान परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। यानी आप कह सकते हैं कि योग के प्रति पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमेयता दर्शाती हैं। गुणन के संदर्भ में देख लें, मान लीजिए हम लेते हैं 2 और 6, तो 2 और 6 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है और 6 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है? दोनों 12 हो रहे हैं। अब जब दोनों जगह वैल्यू 12 ही मिल रही है तो परिणाम परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्योंकि परिणाम परिवर्तन नहीं हो रहा है पर क्रम परिवर्तन हमने किया, और हमने क्रम परिवर्तन करके परिणाम में परिवर्तन प्राप्त नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि योग और गुणन में पूर्ण संख्याएं क्या है? क्रम विनिमेयता दर्शाती हैं। अब आपको एग्जाम्पल ही लेके ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने एग्जाम्पल में समृद्धता चेक किया, जैसे ही एग्जाम्पल में हमने योजित तत्समक गुणन तत्समक चेक किया, वैसे ही एग्जाम्पल लेके अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देखें क्या व्यवकलन और भाग के संदर्भ में क्रम विनिमेयता दर्शाती हैं या नहीं। पूर्ण संख्याएं एग्जाम्पल लेना है और हल करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम पूर्ण संख्याओं में ही साहचर्यता को लेकर के। साहचर्यता का क्या मतलब था? सात। साहचर्यता का मतलब सात है। सात परिवर्तन मगर परिणाम परिवर्तन नहीं। अब ले लेते हैं कोई भी दो संख्याएं, मान लीजिए ले लेते हैं 1, 3 और 5। यहां पे भी ले लेते हैं 1, 3 और 5। जब हम हल करते हैं तो 1 + 3 पहले हल करते हैं, +5 लिखते हैं, सॉरी +5 लिखते हैं। यहाँ पे हम 1 + 3 + 5 पहले ऐड करते हैं। हमने 7 बदल दिया, पहले हमने 1 और 3 को जोड़ा था, यहाँ पे राइट साइड में हम 3 और 5 को जोड़ रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। तो जब हमने हल किया तो वैल्यू कितनी आ गई? ध्यान दीजिएगा, 3 1 4 9 4 13 उत्तर आएगा। यहाँ पे भी आपको 5 3 8 सॉरी नहीं 3 13 नहीं आएगा, आपका उत्तर कितना आएगा? 3 1 4 5 4 9, और यहाँ पे 5 3 8 1 9। यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों में वैल्यू 9 आ रही है, परिणाम परिवर्तन नहीं हो रहा है, पर साथ हमने अलग अलग लिया तो वैल्यू हमें सेम मिल रही है। यानी योग के प्रति साहचर्यता दर्शा रही है कौन? पूर्ण संख्याएं। गुणन के संदर्भ में देखें तो 1 गुणे 3 गुणे अगर हम 5 करते हैं और यहाँ पे 1 गुणे 3 और 5 को एक साथ गुणा करते हैं तो वैल्यू आपको हमेशा 5 3 15 ही मिलेगी, और ये वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। यानी आप कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं गुणन के प्रति क्या दर्शा रही हैं? साहचर्यता। क्लियर। अब आगे पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। हमने अभी प्राकृत संख्याओं का पढ़ा था, वो कहां से शुरू हो रही थी? वो 0 की जगह पे 1 से शुरू हो रही थी। पर पूर्ण संख्याएं कहां शुरू हो रही हैं? 0 से शुरू हो रही हैं। तो पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसा हो जाएगा? 0 से स्टार्ट करके आगे हम बढ़ाएंगे किस फॉर्मेट में? 0 से 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, या हम किरण क्यों ले रहे हैं? ऐसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि शुरुआत तो एक जगह से है पर जाती है अनंत तक है। समझ में आ गया? तो अब हम देखते हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज क्या क्या लिखी हुई हैं। क्या हमने उन सभी प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखा? तो सेकेंड प्रॉपर्टी है पूर्ण संख्याओं की संख्या अनंत है, हमने देख लिया। योग और गुणन में समृद्धता देख ली, बिल्कुल देख लिया। योजित तत्समक देख लिया, गुणन तत्समक देख लिया। क्रम विनिमेयता हमने योग और गुणन के संदर्भ में देखी, साहचर्यता हमने योग और गुणन के संदर्भ में देखी, संख्या रेखा पर निरूपण हमने देख लिया। समझ लिया ना यहां तक? अगला टॉपिक है हमारा, या अगली जो संख्याओं की प्रकार है वो है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या को समझने के लिए पहले आप इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज को ध्यान से देखिएगा, ये इमेज मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई है आपके लिए, ये समझाने के लिए कि वास्तविकता में पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा बनती कैसे है, ठीक है ना। परिभाषाएं हम डेरिवेट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा को समझिएगा। सभी प्राकृत संख्याओं में क्या करिए, पहले सभी प्राकृत संख्याओं में ऋणात्मक साइन लगा दीजिए जो लेफ्ट में है।
और साथ में सभी प्राकृत संख्याओं में क्या करिए, ऋणात्मक साइन लगा दीजिए। फिर साथ ही साथ आप क्या करिए, सभी पूर्ण संख्याओं को इकट्ठा ले लीजिए और इन दोनों संख्याओं के समूह को इकट्ठा एक बाउल में डाल दीजिए, जो बाउल हमारा ये रहा। यानी आप क्या कर रहे हैं, आप सभी प्राकृत संख्याओं को ले रहे हैं और उसमें पीछे ऋणात्मक साइन लगा रहे हैं, यानी सामने उनके ऋणात्मक साइन लगा रहे हैं और साथ ही सभी पूर्ण संख्याओं को ले रहे हैं और उन दोनों संख्याओं के समूह को इकट्ठा कर दे रहे हैं। तो जो मिलने वाली संख्याओं का समूह होगा वो पूर्णांक होगा। कैसे, ध्यान दीजिए, ये संख्याएं हो गई सभी की सभी ऋणात्मक चिन्ह वाली प्राकृत संख्याएं, ये संख्याएं हो गई सभी की सभी पूर्ण संख्याएं, ये दोनों मिलके बन रही हैं क्या, पूर्णांक। ठीक है ना। तो पूर्णांक संख्याओं का समूह क्या है, ये देखिए आप, पूर्णांक संख्याओं का समूह है, ये रहा -1, -2, -3, -4, -5, यानी ऋणात्मक चिन्हों वाली सभी प्राकृत संख्याएं और उसके बाद सभी पूर्ण संख्याओं का समूह जो आपस में मिलकर बनी क्या, पूर्णांक बनी। ठीक है ना। जैसे कि हम ये देखते हैं इस इमेज में, यहां पे लिखा है ये सभी संख्याओं का समूह है ऋणात्मक चिन्ह वाली प्राकृत संख्याएं। अगर बीच से हम आगे देखते हैं राइट साइड में, तो ये सभी हमारी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। और ऋणात्मक चिन्हों वाली प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं दोनों को अगर मिला दिया जाए तो बनने वाला संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो परिभाषा समझ में आ गई। अब हम परिभाषा को एक बार पढ़ लेते हैं कि ऋणात्मक चिन्हों से युक्त प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं का समुच्चय मिलकर पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब आगे पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याओं का योग, घटाना, गुणनफल और भाग। क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये बहुत सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिक्स क्लास में ही पढ़ाया जाता है। पर मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जब आप एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप केवल कोर सब्जेक्ट काइंड ऑफ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब में फोकस करते हैं, इकोनॉमिक्स है इनमें फोकस करते हैं, पर आप मैथ में फोकस नहीं कर पाते हैं और कई सालों से आपका मैथ का रिवीजन नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि कैसे हम पूर्णांक संख्याओं का गुणा, भाग, जोड़, घटाना करते हैं। जब आप ये थोड़ा सा देख लेंगे तो आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा और आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। इसके लिए पहले कुछ रूल्स को पढ़ना या जानना जरूरी है। वो रूल्स क्या है, वो रूल्स हैं कि जब आप समान चिन्हों का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समान चिन्ह है, ये जैसे कि धन और धन, जब आप समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव संख्या मिलती है। जब आप ऋणात्मक यानी समान चिन्ह हो पर ऋण ऋण भी हो तो उनको जब आप गुणा करेंगे तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव संख्या मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, धन धन का गुणा धन, ऋण ऋण का गुणा धन, अर्थात समान चिन्हों का गुणा धन या समान चिन्हों का गुणा हमेशा पॉजिटिव होता है, असमान चिन्हों का गुणा हमेशा नेगेटिव होता है। यानी कि ऋण धन और धन ऋण का गुणा हमेशा नेगेटिव होगा। समान नियम भाग के संदर्भ में भी लगते हैं, ठीक है ना। अर्थात समान चिन्हों का भाग हमेशा पॉजिटिव होता है और असमान चिन्हों का भाग हमेशा नेगेटिव होता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि पूर्णांक संख्याओं में योग और गुणन के लिए हम कौन से नियम अप्लाई करते हैं। चलिए धन्यवाद। अगली क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे पूर्णांक संख्याओं को अच्छे से, उन पर संक्रियाएं पढ़ेंगे और साथ में उनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। धन्यवाद।